Imagine unlocking the secrets of data science right here, right now. Welcome to a world where numbers weave stories and patterns become predictions. In the next 60 seconds, we'll embark on a journey through the labyrinth of data science's first internal question paper solutions. From complex algorithms to intricate statistical models, we'll untangle the threads of this fascinating subject. Picture yourself decoding the mysteries of data patterns and visualizations, becoming fluent in the language of machine learning. With each passing second, you'll find yourself closer to mastering the art of data interpretation. So, brace yourselves for an intellectual adventure as we dive deep into the heart of data science, shedding light on its most intriguing aspects and challenging concepts. The road to becoming a data scientist starts here. Remember, in the realm of data science, every question is a stepping stone to knowledge, and every solution a gateway to innovation. So, let's unravel the world of data science, one question paper at a time. ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें हर एक एट्रीब्यूट को एनालाइज करना है और इसे देखना है कि इसमें कोई भी एरर है या नहीं। तो हम सबसे फर्स्ट में कस्टमर आईडी देखेंगे। कस्टमर आईडी सीम्स टू बी फाइन। यहाँ पे जो भी कस्टमर आईडी है वो नॉर्मल है। 1001, 1002, 1003, 1004 एंड 1005। उसके बाद हम देखेंगे एट्रीब्यूट ऑफ जिप। हेयर वी आर expecting all the customers in the database to have usual 5 numerical US zip code। हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि जो भी हमारे पास जो जिप कोड है वो सारे सेम होने चाहिए, 5 न्यूमेरिक होने चाहिए। तो कस्टमर आईडी 101 का जो जिप कोड है वो तो ओके है। उसके बाद जो कस्टमर 2 का है 1002 है जिप कोड Z2S7K5। ये एरर है, ये हमें एरर दे सकती, ये वैल्यू हमें एरर दे सकती है। नॉट ऑल कंट्रीज यूज द सेम जिप एज दिस जिप कोड। एक्चुअली दैट इज द जिप कोड ऑफ कनाडा। सो probably represents the real data from a real customer। द कस्टमर, तो हम मतलब जो हमें रियल कस्टमर यूएस के ही सारे हमारे पास होना चाहिए। तो ये जो कस्टमर है वो कनाडा का है। कनाडा। नाउ 1003 इज ऑल्सो सीम्स लुक ओके। उसके बाद जो 1004 जो कस्टमर है उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 6260। हमारे पास यहाँ 5 डिजिट वैल्यू होनी चाहिए पर इसमें 4 ही है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में 0 लगा सकते हैं, इससे इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। उसके बाद जो 1005 का जो जिप कोड है वो तो ओके है। उसके बाद अगर हम देखते हैं जेंडर, तो जेंडर एट्रीब्यूट में 1003 की जो वैल्यू है वो मिसिंग है। उसके बाद इनकम फील्ड, income field is measuring annual gross income has 3 potential anomalous values। कस्टमर 1003 जो इनकम जो है उसकी वो बहुत हाई इनकम है और ये हमारे डाटा में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इससे जो अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो वो बहुत हाई आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास ये आउटलायर हो जाएगा। सर्टेन स्टैटिस्टिकल्स and data mining modeling techniques do not function smoothly in the presence of outliers। Now customer ID 1004 reported income -$40 lies beyond the field bounds for income and therefore must be an error। किसी की इनकम माइनस में नहीं हो सकती है तो वो एक एरर क्रिएट करेगा।
However, we cannot be sure and should approach this value फर्स्ट क्वेश्चन में हम हर एक एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे कि इसमें कुछ एरर, डाटा सेट में कुछ एरर हो सकती है या नहीं। तो जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा कस्टमर आईडी सीम्स टू बी ओके। नाउ एट्रीब्यूट जिप कोड, जो फर्स्ट जिप कोड है वो तो ठीक है, 5 डिजिट्स हैं। उसके बाद जो 100 का जो जिप कोड है वो उसमें कुछ वो अल्फा न्यूमेरिक है, और जो ये जो जिप कोड है वो कनाडा के साइड यूज़ होता है। उसके बाद जो एट्रीब्यूट उसके बाद जो जिप कोड में जो कस्टमर आईडी है 1004, उसका जिप कोड भी 4 डिजिट्स का ही है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे स्टार्टिंग में एक 0 ऐड कर देंगे ताकि वो 5 डिजिट्स का हो जाए। अगर ये 4 डिजिट्स का ही रहेगा तो वो एक और एरर क्रिएट कर सकता है। और 1005 का भी जिप कोड ठीक है। उसके बाद हम एट्रीब्यूट जेंडर को डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो 1003 कस्टमर आईडी की जेंडर वैल्यू मिसिंग है। उसके बाद हम आते हैं इनकम पे। द इनकम फील्ड इन मेजरिंग एनुअल ग्रॉस इनकम हैज़ 3 पोटेंशियल एनोमलस वैल्यूज। Customer ID 100 income is income of $10 million per year, possible especially when considering the customer's zip code 90210 Beverly Hills. This value income is nevertheless an outlier, an extreme data value. इससे हम पता कर सकते हैं कि इतनी हाई जो इनकम है वो किसी आउटलायर की हो सकती है। तो ये हमारे डाटा सेट का एक आउटलायर है जिसको हमें हटाना पड़ेगा। नाउ कस्टमर 1004 रिपोर्टेड इनकम ऑफ -$40,000 लाइज बियॉन्ड द फील्ड बाउंड फॉर इनकम एंड देयरफॉर मस्ट बी एन एरर। किसी की इनकम माइनस में नहीं हो सकती है, तो वो भी हमारे डाटा सेट में एक एरर क्रिएट करेगा। इट इज़ अनक्लियर हाउ दिस इज अ एरर crept in, with perhaps the most likely explanation being that the negative sign of stray data entry error। मतलब वो अपने को एरर क्रिएट कर देगा। फॉर कस्टमर 1005 इनकम ऑफ $99,000, perhaps it may fact be the valid, but if all other incomes are rounded to the nearest 5,000 code for anomalous entry, such as missing value, perhaps 99,000 was coded in old database to mean missing. Finally, are we clear as to which unit of measure income variables measured in? Database often get merged, sometimes without. For example, it is quite possible that customer 1002 with Canadian zip code has income measured in Canadian dollars, not US. Now we are discuss the age field. Has a couple of problems. Although all other customers have numerical values for age, customer 101's age of C probably reflects the earlier categorization of this man age into a bin labeled C. The data mining software problem somehow. यहाँ पे हम एज को सी नहीं बोल सकते हैं, किसी की एज न्यूमेरिक वैल्यू में ही होगी। अल्फ़ा न्यूमेरिक तो हो ही नहीं सकती। अल्फ़ाबेट में हम कैसे किसी की एज डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो वो हमारे डाटा माइनिंग में एक एरर क्रिएट कर सकता है। नाउ कस्टमर ID 1004 हैज़ 0 एज।
which is not possible. Perhaps there is a newborn man living stores Connecticut who has made transaction of $1,000. More the age of this person probably missing and coded as 0 to indicate this or some other anomalous condition. हो सकता है कि उस पर्सन की एज हमारे पास हो ना पहले से, तो वो उन्होंने किस न्यूमेरिक वैल्यू देने के लिए 0 कर दी. Now the last one is the marital status field. Seems fine, right? Maybe not. जो हमारे पास जो यहाँ मैरिटल स्टेटस है उसमें क्या क्या वैल्यूज है? M, W, S, S and D. Here M means married and W means widow and S means single and D means divorced. The problem lies in the meaning behind these symbols. We all think we know that these symbols mean, but are sometimes surprised. For example, cold water in a restroom is Montreal and turn on the faucet marked. Now transaction. The transaction amount field seems satisfactory as long as we are confident that we know that unit of measures is being used and that all records are transacted in this unit. मतलब हम यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स जो हुए हैं वो हम किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए यूज़ कर रहे हैं. मे बी इट्स डॉलर्स ऑफ US और मे बी कनेडियंस. In this question we have to perform data wrangling process. हमारे पास यहाँ 4 एट्रीब्यूट है: नेम, फ़ोन, बर्थ डेट एंड स्टेट. सो फर्स्ट नेम इज़ जगदीश सिंह. यहाँ पे जो यहाँ बीच में जो कोमा है उसको हमें हटाना पड़ेगा कि किसी का भी नाम एक ऐसे कोमा वाला नहीं हो सकता है. उसके बाद जो नेम है जैन तिलक. इसमें ऐसा है कि जो तिलक है वो नेम है और जो जैन है वो सरनेम है, तो हमें इसको भी करेक्ट नेम फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि पहले नेम आए उसके बाद सरनेम आए. उसके बाद है गुप्ता विनोद, जो कि ऊपर वाले जैसा ये है कि हम किसी का भी पहले नाम लिखेंगे उसके बाद उसके सरनेम लिखेंगे, और यहाँ पे एक कोमा भी है तो हम वो कोमा भी हटाएंगे और विनोद गुप्ता जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा. उसके बाद अरुण फ़कीरा नेम तो ठीक है. उसके बाद जेकी अग्रवाल नाम भी ठीक है. उसके बाद फ़ोन नंबर. तो फर्स्ट वाला फ़ोन नंबर तो जो है वो ठीक है. उसके बाद जो सेकंड वाला है वो हो सकता है कि किसी कंट्री, ये इंडिया कंट्री का ही कोड है, +91. तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो प्लस है उसको हटा देंगे और उसको करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे. उसके बाद जो विनोद गुप्ता का जो नंबर है उसमें एक आगे ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो हमें सारे जो नंबर्स है वो सेम प्रोसेस में लिखने हैं, तो हमें ये ब्रैकेट्स भी यहाँ पे हटाने पड़ेंगे. उसके बाद जो नंबर हैं वो तो ठीक हैं अरुण फ़कीरा के. उसके बाद जेकी अग्रवाल जो ये नंबर हैं वो बहुत ही छोटे नंबर हैं. जो हमारी नॉर्मल डिजिट्स होती है वो 10 डिजिट्स होती है, लेकिन ये सिर्फ 7 डिजिट्स हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एरर कॉज कर सकती है हमारे डाटा सेट में जब हम डाटा माइनिंग प्रोसेस कर रहे होंगे तब. आफ्टर दैट बर्थ डेट. जो फर्स्ट बर्थ डेट है वो है अगस्त 12, 1997. हमें सारी डेट ऑफ बर्थ भी सेम फॉर्मेट में लिखनी पड़ेगी. हम कोई भी एक जो भी है डिसाइड कर सकते हैं खुद से कि हमें किस फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है.
चाहे तो हम पहले डेट लिख सकते हैं, मंथ लिख सकते हैं, उसके बाद ईयर लिख सकते हैं, या फिर हम ईयर लिख के मंथ लिख के फिर डेट लिख दें। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है अगस्त 12, 1997। तो उसको हम इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर देंगे। जो ये है यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे ईयर लिखे हैं, उसके बाद मंथ लिखा है और फिर डेट लिखी है। तो फर्स्ट जो है उसमें यहाँ पे हमने अगस्त भी हमने अल्फ़ाबेट्स में लिखा था या उसका नाम लिख दिया था, तो उससे भी हमें डिजिट्स में लिखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेट भी चेंज कर देंगे। और जो सेकेंड डेट है वो भी अलग फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो हमें सारी जो डेट है वो सेम फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेट्स, यहाँ पे हमारे पास है महाराष्ट्र का तो पूरा नाम लिखा हुआ है। उसके बाद टीएन यहाँ पे ये सारे डाटाबेस जो डाटा हैं वो इंडिया के हैं, तो हमारे इंडिया में टीएन मीन्स तमिलनाडु हो सकता है, तो हम उसका भी पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि आगे तो हम डाटा माइनिंग में समझा नहीं पाएंगे। उसके बाद कर्नाटक एंड असम, वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने जो जेकी अग्रवाल के फ़ोन नंबर पूरे नहीं है। अब ये ऐसी फ़ोन नंबर हम खुद से डाल भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम जो ये डाटा है उसको हटा देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें जो रिप्लेस करना है जो मिसिंग फील्ड्स हैं। नाउ क्वेश्चन थर्ड। यहाँ पे हमें जो मिसिंग वैल्यूज़ है उसको रिप्लेस करना है। तो इसके भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है रिप्लेसिंग मिसिंग फील्ड वैल्यूज़ विद रैंडम ड्रॉज फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं थी, लेकिन जहाँ जो हमने 450 जो वैल्यू लिखी है वो हमने रैंडम ड्रॉज से ली है, रैंडम ड्रॉज फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल। उसके बाद रिप्लेसिंग मिसिंग फील्ड विद द यूज़र डिफाइंड कंस्टेंट। यहाँ पे जो ये फोर्थ वैल्यू थी वो मिसिंग थी। यहाँ पे हम 2 वैल्यूज़ लिख सकते हैं, उसके जो नियरर हैं उससे या तो हम यूएस लिख सकते हैं या तो हम जापान लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। उसके बाद है रिप्लेसिंग मिसिंग फील्ड वैल्यूज विद मीन्स और मोड्स। यहाँ की जो क्यूबिक इंचेस की जो वैल्यू थी वो ऊपर मिसिंग थी, तो यहाँ पे हमने 200.65 हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है इसका मीन फाइंड करके। जो हमारे पास जो पूरी टेबल है उसका हम पूरा मीन फाइंड करेंगे और वहाँ पे हम जो भी फिर उसका मीन या मोड आता है वो हम लोग वहाँ पे पुट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें एक टेबल दी हुई है, उसके पैरेलल हमें डिसीजन ट्री निकालना है। डिसीजन ट्री के भी मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है इंफॉर्मेशन मेजर। यहाँ पे हमारे पास इस टेबल में एट्रीब्यूट जो है वो है ऑन, होम, मैरिड, जेंडर, एम्प्लॉयड, क्रेडिट रेटिंग और रिस्क क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास मेनली जो है रिस्क क्लास में 3 कंपोनेंट है, ए, बी और सी। उसके बाद हमारे पास जितने भी टोटल गिवन एग्जांपल्स है वो है नंबर ऑफ एस विजिकल्स टू 10 एंड नंबर ऑफ क्लासेस इज 3 मीन्स जो रिस्क क्लास है ए बी और सी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ए, हम यहाँ पे हमारे पास ए कितनी बार आया है हम काउंट करेंगे 1, 2 एंड 3। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्लास ऑफ बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बी, हमारे पास यहाँ पे बी कितनी बार आया है
1, 2 और 3। उसके बाद हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सी। हमारे पास यहाँ पे सी कितनी बार आया है, 1, 2, 3 and 4. Overall information in the given data due to uncertainty of outcome regarding the risk class each person belongs is given by I. I जो है ये हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन के हिसाब से हम निकालेंगे, वो है -3/10 log 3/10। जो हमारे पास ए की वैल्यू थी वो, उसके बाद -3/10 log 3/10 एंड जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी क्लास बी की। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है सॉरी, वो है सी की, और सी की जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 4/10। तो ये जो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी इंट्रोपी आएगी वो होगी 1.57। लेट अस कंसिडर यूजिंग ईच एट्रीब्यूट इन टर्न्स एज कैंडिडेट टू स्प्लिट द एग्जाम्पल। उसके बाद हम यहाँ पे हर एक एट्रीब्यूट को देखेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे। फॉर वैल्यू y, यहाँ पे हमारे पास ऑन सॉम में सिर्फ दो एट्रीब्यूट में दो वैल्यू थी हमारे पास, यस और नो। उसके बाद देयर आर 5 एप्लीकेंट्स हु ओवन्स होम, दे आर इन क्लासेस। तो जहाँ हमारे पास यहाँ पे कितने ऑन सॉम में हमारे पास 5 वैल्यूज़ थी यस की, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी रिस्क क्लास किस में आ रही है। जैसे कि जो फर्स्ट वाई है उसके वो आ रहा है रिस्क क्लास बी में, सेकंड यस जो है वो आ रहा है रिस्क क्लास सी में, थर्ड वाई जो है वो आ रहा है रिस्क क्लास बी में, एंड फोर्थ आ रहा है ए में, और जो लास्ट यस है ऑन सॉम में वो भी आ रहा है रिस्क क्लास 3 में। तो हम ऐसे हर एक सैम्पल्स को काउंट करेंगे। और जैसे हमने यस के लिए हमने रिस्क क्लास फाइंड की है, वैसे ही हम लोग नो के लिए भी फाइंड करेंगे। सो देयर आर 5 एप्लीकेंट्स हु डू नॉट ओन्स होम, दे आर इन क्लास। यहाँ पे ए में 2 वैल्यूज़ हैं, बी की 1 फ्रीक्वेंसी है और सी की जो है वो है 2 फ्रीक्वेंसी है। वैसे ही जैसे हमने ऑल ओवर इंफॉर्मेशन गेन निकाला था, सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी यस के लिए और नो के लिए भी अलग अलग इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास यस के लिए जो इंट्रोपी आई है वो है 1.52, और जो नो के लिए आई है वो भी सेम आई है 1.52। टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ द 2 सब ट्रीज आर 0.5 IY plus 0.5 IN इज इक्वल्स टू 1.52। वैसे ही हम लोग सारे एट्रीब्यूट्स के लिए एक एक करके निकाल लेंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे एट्रीब्यूट 2 विच इज़ मैरिड। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे एट्रीब्यूट 2 के लिए विच इज़ मैरिड। तो यहाँ पे हमारे पास 5 एप्लीकेंट्स है जो मैरिड है, 5 एप्लीकेंट्स हैं जो नॉट मैरिड है। उसके बाद ए में यहाँ पे हमारे पास जो ए क्लास में जो जितने मैरिड लोग आ रहे हैं वो है 0, और हमारे पास यहाँ पे सी नो वैल्यू के लिए सी में जितने भी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो भी है 0। उसके बाद जो इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन ऑफ द 2 सब ट्रीज है वो है 0.846। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे एट्रीब्यूट #3 विच इज़ जेंडर। फॉर वैल्यू y, यहाँ पे y नहीं आएगा, यहाँ पे मेल और फीमेल आएगा। यहाँ पे मेल और फीमेल आएगा। सो देयर आर 3 एप्लीकेंट्स हु आर मेल एंड दे आर इन क्लास बी। यहाँ पे जितने भी हमारे पास 10 सब क्लासेस हैं उसमें से 3 मेल हैं और वो सारे के सारे ही क्लास बी में आ रहे हैं। और हमारे पास क्लास बी में टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है वो है 3। उसके बाद हम देखेंगे फॉर
नो के लिए जो जितने भी हमारे पास अब फीमेल कैंडिडेट्स बची हैं उसमें से देयर आर 7 एप्लीकेंट्स हु आर फीमेल कैंडिडेट्स। देयर आर इन क्लास 3 कैंडिडेट्स जो है वो ए क्लास में और 4 कैंडिडेट्स जो है वो बी क्लास में है। नाउ टोटल इन्फॉर्मेशन ऑफ द 2 subtrees which is 0.3 I मेल एंड जो नेक्स्ट है वो जो दूसरा है वो है फीमेल। तो उसकी जो टोटल एंट्रोपी हमारे पास आई है वो है 0.69। सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड और क्रेडिट रेटिंग के लिए भी इंफॉर्मेशन गेन निकाल लेंगे। नाउ हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे पोटेंशियल स्प्लिट, जिसमें हमें पोटेंशियल स्प्लिट एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम हर एट्रीब्यूट लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन बिफोर स्प्लिट एंड इंफॉर्मेशन आफ्टर स्प्लिट, और उसके बाद और उसका जो इंफॉर्मेशन गेन है वो कितना है। तो हमारे पास ऑन्स होम जो था उसकी जो इन्फॉर्मेशन बिफोर स्प्लिट है वो है 1.57, इन्फॉर्मेशन आफ्टर स्प्लिट जो है वो है 1.52 और इन्फॉर्मेशन गेन जो है वो है 0.05। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मेरिट। उसमें भी हमारे पास है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बिफोर स्प्लिट है वो तो सेम ही है, क्योंकि जो हमने सबसे फर्स्ट में निकाली थी ऑल ओवर एट्रीब्यूट्स की, तो वो हमारे पास सेम ही आएगी जो कि है 1.57। उसके बाद इन्फॉर्मेशन आफ्टर स्प्लिट जो मेरिट है उसमें है 0.85 और इन्फॉर्मेशन गेन जो है वो है 0.72। तो ऐसे ही हम सारे टेबल्स में कंपेयर करेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट जो इन्फॉर्मेशन गेन है वो है जेंडर का, और वो है 0.88। नाउ वी कैन reduce the data removing the attribute gender and removing the class B since all class B है gender male। तो हम यहाँ से अब जो हमारे पास जेंडर है उस एट्रीब्यूट को रिमूव कर देंगे। फिर हमारे पास जो टेबल बची है वो है ऑन्स होम, मेरिट, एम्प्लॉयड, क्रेडिट रेटिंग एंड रिस्क क्लास। उसके बाद भी हम यहाँ पे इसकी एंट्रोपी निकालेंगे ऑल ओवर के। अब हमारे पास सिर्फ 7 ही सैंपल्स बचे हैं, तो अब हम आउट ऑफ 7 सैंपल्स निकालेंगे। तो इसकी जो एंट्रोपी है वो आई है 1.33। Let us now consider each attribute in turn as candidates to split the sample। उसके बाद भी हम यहाँ पे हर एक सैंपल को देखेंगे, हर एक एट्रीब्यूट को देखेंगे। ऑन्स होम फॉर value y, there are 3 applicants who owns home, they are in class A which is 1 and in C which is 2। now for value n, there are 4 applicants who do not own home, they are in class A which is 2 and class C which is also 2। हम यहाँ पे इन दोनों की भी इंफॉर्मेशन गेन निकाल लेंगे, जो कि यस के लिए आई है 0.92 एंड नो के लिए आई है 1.00। now attribute second merit for value y, there are 4 applicants who are married and they are in class। यहाँ पे जो मेरिट जो हैं वो एक भी ए क्लास में नहीं आ रहे, वो सिर्फ सारे सी क्लास में ही आ रहे हैं। और एंड आफ्टर दैट वैल्यू एन मीन्स नो, कि वो लोग मैरिड नहीं है। दे आर 5 एप्लीकेंट्स हु आर नॉट मैरिड, मतलब हमारे पास सबसेट जब हमने क्लास बी को नहीं हटाया था तब हमारे पास 5 एप्लीकेंट्स थे। अब हमारे पास 3 ही एप्लीकेंट्स बचे हैं, जिसमें से 4 मैरिड हैं और 3 अनमेरिड हैं। उसके बाद हम इसकी भी जो है इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे और वो आएगी 0.00। देयर इज़ नो नीड टू कंसिडर अनदर एट्रीब्यूट नाउ बिकॉज नो अदर एट्रीब्यूट कैन बी बेटर द स्प्लिट एट्रीब्यूट मेरिट विल बी यूज टू स्प्लिट एट्रीब्यूट। तो अब हम यहाँ से जो स्प्लिट एट्रीब्यूट हमारे पास आ गया वो है मेरिट। तो ये हमारा यहाँ पे डिसीजन ट्री बनेगा। यहाँ से हमारे पास रूल आएगा इफ़ जेंडर इज इक्वल्स टू मैन देन क्लास बी, एल्स अगर यहाँ पे
जो जेंडर है वो मेल है तो फिर क्लास बी में जाएगा, और अगर नहीं है फिर उसके बाद जो हमारे पास एट्रीब्यूट आएगा वो है मैरिड। अगर मैरिड है तो वो क्लास सी में जाएगा, और अगर नहीं है तो वो क्लास ए में जाएगा। इसी तरह से अब हम निकालेंगे यहाँ पे गिनी इंडेक्स से भी यही सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके कि हमारे पास 10 सैम्पल्स हैं, जिसमें से 5 के पास होम है, 5 के पास नहीं है। और यहाँ पे 3 क्लासेस है, ए बी एंड सी, और हर एक की फ्रिक्वेंसी भी हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे सारी प्रोसेस सेम ही होगी, बस हमें यहाँ पे जो हमारा गिनी इंडेक्स निकालने का तरीका होगा वो अलग होगा। उसका फॉर्मूला जो होता है गिनी इंडेक्स का होता है 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर होता है, 1 माइनस समीशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हमारे पास 3 क्लासेस है, और अब हम उनमें से हर एक का प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर निकाल के 1 से माइनस कर देंगे। हम सेम चीज़ यस के लिए भी करेंगे और सेम चीज़ नो के लिए भी करेंगे। तो हमारे पास जो यस की जो गिनी इंडेक्स की जो वैल्यू आई है वो है 0.64, और जो गिनी इंडेक्स की जो नो के लिए वैल्यू आई है वो भी आई है 0.64। सो टोटल वैल्यू ऑफ गिनी इज इक्वल्स टू 0.64। उसके बाद हम एट्रीब्यूट देखेंगे मैरिड। यहाँ पे मैरिड भी हमारे पास 5 मैरिड है और 5 अनमेरिड है। उसके बाद हमने जब इसका यहाँ पे गिनी इंडेक्स निकाला तो मैरिड के लिए आएगा, अगर वो मैरिड है तो 0.32, और अगर वो मैरिड नहीं है तो 0.48। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट 3 है जेंडर। फॉर वैल्यू वाई देयर आर 3 एप्लीकेंट्स हु आर मेल आर इन क्लासेस। जो भी मेल जो वैल्यू थे हमारे पास, वो सारी जितने भी मेल थे वो हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास में थे, वो थे बी। और अगर वो फीमेल हैं तो यहाँ पे 7 जो एप्लीकेंट्स थी वो फीमेल थी। जो कि ए क्लास में थी 3 और सी क्लास में थी 4। तो अब हम जब दोनों का गिनी इंडेक्स निकालेंगे तो जो मेल का आएगा वो तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद जो फीमेल का है वो है 0.511। तो टोटल वैल्यू ऑफ गिनी इंडेक्स ऑफ द 2 सबट्रीज इज 0.358। उसके बाद हम सेम एम्प्लॉयड और क्रेडिट रेटिंग के लिए भी निकालेंगे। इसके बाद से हम जो यहाँ पे है एट्रीब्यूट्स हटा देंगे। नहीं एट्रीब्यूट फॉर एम्प्लॉयड, अगर वो एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे 8 एप्लीकेंट्स जो हमारे पास वो है एम्प्लॉयड हैं, और दो एप्लीकेंट्स जो हमारे पास एम्प्लॉयड नहीं है। तो जो अनएम्प्लॉयड जो भी कैंडिडेट्स हैं वो आएंगे क्लास बी में। और हम यहाँ पे अगर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड की गिनी इंडेक्स निकालेंगे तो अनएम्प्लॉयड का आएगा 0, और अगर वो एम्प्लॉयड है तो उसका आएगा 0.594। तो हमारे पास यहाँ टोटल जितना भी गिनी इंडेक्स आ रहा है वो है 0.475। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे क्रेडिट रेटिंग। हमारे पास यहाँ 5 एप्लीकेंट्स है जिसका जो क्रेडिट रेटिंग वो है ए, और वो भी उनकी हर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी, ए की फ्रीक्वेंसी 2, बी की फ्रीक्वेंसी है 1 और सी की फ्रीक्वेंसी है 2, और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है वो है एन। देयर आर 5 एप्लीकेंट्स हुज रेटिंग इज बी, मीन्स जो भी उसकी रेटिंग है वो है बी, और वो उनकी रिस्पेक्टिव क्लासेस में है। ए में है 1, बी में है 2 और सी में भी 2 है। तो जब हम इन दोनों का गिनी इंडेक्स निकालेंगे वो आएगा 0.64, और नो के लिए भी आएगा 0.64। यहाँ पे फिर टोटल वैल्यू जो है गिनी इंडेक्स की वो भी आएगी 0.64। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे एट्रीब्यूट बाय एट्रीब्यूट की सबसे कम एट्रीब्यूट जो कौन से गिनी इंडेक्स का है, नहीं, सबसे ज़्यादा गिनी इंडेक्स का जो भी वैल्यू है वो है
वो कौन सी वाली। तो यहाँ पे जो जेंडर का है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो हम यहाँ पे जेंडर को जो है मेन हमारा एट्रीब्यूट है। उसके बाद जो यहाँ से रूल निकल के आएगा वो है इफ जेंडर इज इक्वल्स टू मेल देन क्लास बी, और अगर वो मैरिड है तो वो क्लास सी में जाएगा, और अगर वो मैरिड नहीं है तो वो क्लास ए में जाएगा।